ये है माइक्रो इकोनॉमिक्स 11th स्टैंडर्ड का वीडियो एंड हम शुरू कर रहे हैं नया चैप्टर प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। अभी तक जितना नॉलेज हमने गेन किया उस हिसाब से बात करते हैं, हाँ या ना। सबसे पहले डिफाइन करने की कोशिश करते हैं कि एक प्रोड्यूसर कौन है। हम अभी तक जितने भी चैप्टर्स पढ़कर आए हैं कहीं ना कहीं वो एक कंज्यूमर के बिहेवियर पे सेंटर्ड थे कि कंज्यूमर कैसे बिहेव कर रहा है, कंज्यूमर कब कंजम्पशन करेगा, कब कंजम्पशन नहीं करेगा। लास्ट के 2-3 चैप्टर्स जब हमने कॉस्ट पढ़ा, रेवेन्यू पढ़ा, प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा, तब हमने प्रोड्यूसर के बिजनेस में प्रोड्यूसिंग की एक्टिविटी में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है उन चीजों को समझने की कोशिश की। नाउ एक प्रोड्यूसर है कौन, इतनी बात को अगर हम डिफाइन करें तो हम कुछ शब्द यूज कर सकते हैं कि प्रोड्यूसर एक इकोनॉमिक एजेंट है। इकोनॉमिक एजेंट क्या होते हैं? बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर माइक्रो का। इकोनॉमिक एजेंट्स ऐसे लोग होते हैं जो इकोनॉमी में एग्जिस्ट कर रहे हैं एंड डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस कैरी आउट करते हैं कि जो हमारे स्कार्स रिसोर्सेज हैं, हमारी अनलिमिटेड वांट्स कह सकते हैं, और जो उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं उनमें किस तरीके से रिसोर्सेज को एलोकेट करना है, ये जब कोई भी इंसान डिसीजन मेकिंग कर रहा है वो बन जाता है इकोनॉमिक एजेंट। जब हम कंज्यूमर को समझ रहे थे, कंज्यूमर भी क्या है? एक इकोनॉमिक एजेंट है। तो हम देख रहे थे कि कंज्यूमर किस तरीके से अपने डिसीजन लेगा, कंजम्पशन से बेस्ड, कि मैं कब कंज्यूम करूं, कब कंजम्पशन रोक दूं, कब मुझे कंजम्पशन ज्यादा सेटिस्फैक्शन दे रही है, कब मुझे कंजम्पशन कम सेटिस्फैक्शन दे रही है। इसी तरीके से जब हम इकोनॉमिक एजेंट प्रोड्यूसर की बात करेंगे तो प्रोड्यूसर का भी क्या करना पड़ेगा, बिहेवियर समझना पड़ेगा कि प्रोड्यूसर किस तरीके से डिसीजन मेकिंग करेगा। जब भी हमने कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम की बात की, हमने क्या बोला कि किस तरीके से कंज्यूमर अपनी कंजम्पशन करे कि उसको उसका जो सेटिस्फैक्शन है वो मैक्सिमाइज हो जाए। यहां पर क्या होगा कि एक प्रोड्यूसर किस तरीके से प्रोडक्शन करे कि उसका मैक्सिमाइज हो जाए। क्या मैक्सिमाइज होगा? प्रोड्यूसर को सेटिस्फैक्शन कहां से मिलेगा? एक कंज्यूमर क्या कर रहा था, कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहा था, उससे हम कह रहे थे उसे यूटिलिटी मिल रही है, सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, एंड जिस पॉइंट पे वो मैक्सिमाइज होता है वो कंज्यूमर के लिए इक्विलिब्रियम का पॉइंट होता है। एक प्रोड्यूसर को किस चीज से सेटिस्फैक्शन मिलेगा? पैसा कमा के, हाँ या ना। तो एक प्रोड्यूसर को जो भी प्रॉफिट मिलता है, अगर वो अपनी मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच जाए, जितना भी प्रॉफिट जितना भी प्रॉफिट पॉसिबल है बिजनेस में, उतना प्रॉफिट प्रोड्यूसर जो है वो कमाने लग जाए तो वो अपने इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएगा। तो अगर इस चैप्टर का नाम हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं, ये चैप्टर हमें क्या समझाएगा, किस तरीके की बातें होंगी, ये चैप्टर हमें समझाने की कोशिश करेगा कि एक प्रोड्यूसर किस किस तरीके से प्रोडक्शन की एक्टिविटीज को कैरी आउट करेगा कि वो अपने इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाए, ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाए जहां पर वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर पा रहा है, मैक्सिमम प्रॉफिट बिजनेस में से निकाल पा रहा है, हाँ या ना। तो आपका चैप्टर शुरू कैसे होता है? सबसे पहले वो आपसे बात करेंगे कि प्रोड्यूसर कौन है। आप सिंपली बता दोगे कि ये एक ऐसा इकोनॉमिक एजेंट है जो कि प्रोड्यूस कर रहा है गुड्स भी एंड सर्विसेज भी, यानी कि डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, ये सब भी प्रोड्यूसर्स है। कभी भी इकोनॉमिक्स के अंदर प्रोड्यूसर का मतलब ये नहीं होता कि जिसकी फैक्ट्री है या जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज कर रहे हैं, नहीं। प्रोड्यूसर ऐसा कोई भी इंसान है जो इकोनॉमी में वैल्यू ऐड कर रहा है, पैसा जनरेट कर रहा है। इनकम जनरेशन करने वाला हर व्यक्ति क्या बन जाएगा? प्रोड्यूसर बन जाएगा, हाँ या ना। इतनी बात हमें समझ में आ रही। तो जो भी प्रोड्यूसर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है, कोई भी पर्सन जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है, उसे हम क्या नाम दे देंगे? प्रोड्यूसर। इसे हम क्या बोल रहे हैं कि एक इकोनॉमिक एजेंट है। इकोनॉमिक एजेंट कौन होते हैं? जो इकोनॉमी के अंदर डिसीजन मेकिंग करेंगे, स्कार्स रिसोर्सेज को अपनी ऑल्टरनेटिव यूजेस, अनलिमिटेड वांट्स में एलोकेट करेंगे। ओके, प्रोडक्शन नीड्स इनपुट्स। देखो अब बात करें, धीरे धीरे आपको कहानी समझाने की कोशिश करें कि यार देखो, प्रोडक्शन करना है तो उसके लिए क्या चाहिएगा? कुछ ना कुछ इनपुट चाहिए होगा, कुछ ना कुछ आउटपुट जनरेट करने के लिए। अब जो भी इनपुट बिजनेस में लेके आओगे, समझ लो कि मेरी क्या है, पंपकिन पंपकिन ग्रो करने की वो है
मेरा फार्म है जिसमें मैं क्या उगाती हूँ, पंपकिन उगाती हूँ। तो पंपकिन उगाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ इनपुट्स चाहिए होंगे, बीज चाहिए होंगे, टूल्स चाहिए होंगे, मशीनरी चाहिए होगी, पानी चाहिए होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो जो भी मेरे बिजनेस में इनपुट्स मैं लेके आऊंगी प्रोडक्शन करने के लिए, उसके लिए मुझे खर्चा करना पड़ेगा, कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी। हाँ है ना। तो जो भी एक प्रोड्यूसर है वो प्रोडक्शन करेगा, उसके लिए जो इनपुट्स लगेंगे वो कॉस्ट जनरेट करेंगे बिजनेस में। एंड एंड ऑफ द डे मैं ये कॉस्ट क्यों बियर कर रही हूं, ताकि मैं आउटपुट प्रोड्यूस कर सकूं। एंड ये आउटपुट मुझे क्या देगा, पैसा देगा, रेवेन्यू जनरेट कर देगा। क्या समझ पा रहे हैं हम लोग कि फॉर एग्जाम्पल मैंने कितना खर्चा कर दिया, मेरा पंपकिन फार्म है, हाँ या ना, मैं पंपकिन उगाती हूँ, पंपकिन फार्म पे मैंने 1 लाख रुपए का खर्चा कर दिया, कॉस्ट लगा दी, ताकि मैं क्या कर सकूं पंपकिन जनरेट कर सकूं। मुझे पता है कि इस पीस ऑफ लैंड में से मैं 2 लाख का पंपकिन क्या कर सकती हूँ, जनरेट कर सकती हूँ। यानी कि मुझे रेवेन्यू कितना मिलेगा, 2 लाख रुपीस का मिलेगा। अब एक प्रोड्यूसर का सोच क्या होता है, मुद्दा क्या होता है कि इन दोनों के बीच का जो फर्क है उसे मैक्सिमाइज किया जा सके। मैक्सिमाइज कैसे होगा, अगर मेरा रेवेन्यू 2 की जगह कितना हो जाए, 3 हो जाए, 6 हो जाए, 8 हो जाए, जितना ज्यादा फर्क होगा मेरी कॉस्ट और मेरी रेवेन्यू के बीच, मेरा प्रॉफिट उतना ज्यादा। अगर मैंने खर्चा किया 1 लाख रुपए, कमा लिया 8 लाख रुपए, तो सारे खर्चे अगर पे भी कर दूंगी तो मेरे हाथ में कितना पैसा बचा, 7 लाख रुपए बच गया। ये मेरा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। मैं एक प्रोड्यूसर हूं पंपकिन फार्म में, मेरा क्या हो जाएगा, ये प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन अगर ये गैप कम होता, मान लो 1.5 लाख का रेवेन्यू होता, तो 1 लाख तो खर्चा देने में ही निकल जाता, कॉस्ट ही लग जाती 1 लाख रुपए की, तो बचता क्या पीछे, 50,000 रुपीज। आया ना, ये मेरा क्या होता, प्रॉफिट होता। तो अगर मेरे बिजनेस में पोटेंशियल है कि मैं 2 लाख रुपए कमा सकती हूँ, 2 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट कर सकती हूँ, लेकिन मैं कर इतना ही रही हूं, तो मैं अभी अपने इक्विलिब्रियम पे नहीं पहुंची। इक्विलिब्रियम पे कब पहुंचूंगी, जितना मैक्सिमम पॉसिबल प्रॉफिट है मैं उस प्रॉफिट तक पहुंच जाऊं। मेरे लिए एज अ प्रोड्यूसर वो मेरा बेस्ट पॉइंट होगा, मेरा इक्विलिब्रियम का पॉइंट होगा, जहां पर मेरा प्रॉफिट क्या हो रहा है, मैक्सिमाइज हो रहा है। वो कब होगा, जब रेवेन्यू और कॉस्ट के बीच का फर्क बढ़ता 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 जाए। हाँ या ना। यहां से हम क्या समझ पा रहे हैं कि एक बिजनेसमैन के लिए, या फिर बिजनेसमैन सही शब्द नहीं होगा, एक प्रोड्यूसर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या होगी, प्रॉफिट। जैसे कंज्यूमर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या थी, सेटिस्फैक्शन, प्रोड्यूसर के लिए क्या होगी, प्रॉफिट। हाँ या ना। प्रॉफिट से ही क्या करेगा, बिजनेस चलेगा। अब देखो हमारे सामने क्या बोल रहे, जो बातें हम कर चुके हैं ना उसी को बस अब बुकिश लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं कि बुक क्या बोल रही है। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर के इक्विलिब्रियम तक कैसे पहुंचा जाएगा, क्या बता रहे कि प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे, एक ऐसा सिचुएशन होता है जहां पर प्रोड्यूसर का प्रॉफिट क्या हो रहा है, मैक्सिमाइज हो रहा है। प्रॉफिट फाइंड आउट कैसे करोगे, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू TR माइनस TC, जिसका क्या मतलब आएगा हमारे पास, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। लुक, अब मैं कॉस्ट एंड रेवेन्यू के ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगी कि कॉस्ट का क्या मतलब होता है, रेवेन्यू का क्या मतलब होता है। इस पे ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, आप माइक्रो इकोनॉमिक्स का प्लेलिस्ट जाके चेकआउट कीजिए। प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम को समझने से पहले मैं एडवाइस करूंगी कि आप रेवेन्यू कॉस्ट वाले चैप्टर पढ़कर आओ, क्योंकि अगर आप रेवेन्यू या कॉस्ट का मतलब नहीं क्लैरिफाई कर पाओगे तो कहीं ना कहीं आप डिफाइन नहीं कर पाओगे कि प्रॉफिट आएगा कैसे। क्योंकि अगर हम फर्स्ट टाइम चैप्टर पढ़ते हैं तो दिमाग में थॉट क्या आता है कि रेवेन्यू का क्या मतलब है कि जो भी पैसा की कमाई हुई है, एज एन इनकम जनरेट हुई है। हाँ है ना, हम कहीं ना कहीं रेवेन्यू और प्रॉफिट को एक दूसरे से अलग नहीं कर पाते। लेकिन जब आप तीनों चैप्टर सीरीज में पढ़ रहे हो, तीनों चारों चैप्टर्स, टोटल प्रोडक्ट वाला चैप्टर, देन आप पढ़ रहे हो कॉस्ट वाला चैप्टर, देन आप पढ़ रहे हो रेवेन्यू वाला चैप्टर, तो आप एक आइडिया बिल्ड कर पाते हो कि जब हम रेवेन्यू की बात कर रहे हैं तब हम बात कर रहे हैं कि पैसा मार्केट से आया कितना है प्रोडक्ट को बेचकर। जब हम कॉस्ट की बात कर रहे हैं
हम बात करें कि एक प्रोड्यूसर को कितना कितना खर्चा पड़ेगा, चाहे वो फैक्टर इनपुट्स लाने पे हो, चाहे वो नॉन फैक्टर इनपुट्स लाने पे हो, कितना प्रोड्यूसर खर्चा जनरेट कर रहा है। एंड उसके बाद जो भी रेवेन्यू जनरेट हुआ है उसमें से खर्चे पे ऑफ करने के बाद जो पैसा बचेगा ना, सिर्फ उसी को क्या कहा जाएगा, आपकी एक्चुअल इनकम या एक्चुअल प्रॉफिट कहा जाएगा। हाँ या ना? तो मेरी एडवाइस मान के पहले वाले चैप्टर्स पढ़ाओ एंड देन इस चैप्टर पर आओ, अच्छे से समझो कि प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम आपको क्या समझाना चाह रहा है, प्रोड्यूसर की साइकोलॉजी समझा रहा है कि वो क्या कोशिश करेगा कि मैं अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर दूं। नाउ हम जब प्रॉफिट को इतना ज्यादा महत्व दे रहे हैं, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, तो समझेंगे कुछ अलग अलग टाइप के प्रॉफिट्स को एक साथ देखते हैं एंड डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं कि प्रॉफिट किस किस तरीके का आपको देखने को मिल सकता है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, इकोनॉमिक प्रॉफिट एंड अकाउंटिंग प्रॉफिट। इकोनॉमिक प्रॉफिट ऐसे फाइंड आउट होगा, अकाउंटिंग प्रॉफिट ऐसे फाइंड आउट होगा। आप कहोगे सेम ही तो चीज लिखी हुई है, फर्क क्या है, एक ही तो बात लिखी हुई है। समझते हैं कि अगर हम इकोनॉमिक प्रॉफिट एंड अकाउंटिंग प्रॉफिट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो फर्क रेवेन्यू में नहीं होगा, रेवेन्यू दोनों के लिए क्या होगा, सेम ही होगा। लेकिन जब आप अकाउंटिंग प्रॉफिट की बात कर रहे हो, यानी कि आप ऐसे खर्चों की बात कर रहे हो जो एक्चुअली आपकी बुक ऑफ अकाउंट्स में लिखे हुए हैं, जो जिनके आपके पास बिल है, जिनको आप क्या कर रहे हो, प्रॉपरली रिकॉर्ड मेंटेन कर पा रहे हो, शो कर पा रहे हो, यहाँ इतना खर्चा हुआ, इसको इतना पेमेंट हुआ, इसको इतना पेमेंट हुआ, इधर से इतना पैसा। इस तरीके की जो भी चीजें हैं, जो भी कॉस्ट हैं बेसिकली, इनको हम नाम क्या देते हैं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। कॉस्ट के चैप्टर में इस कॉस्ट को हमने डिफाइन किया था। एक्सप्लिसिट कॉस्ट ऐसे खर्चे हैं जो आपकी बुक ऑफ अकाउंट्स में शो हो रहे हैं, जो आप मार्केट से इनपुट्स को जब खरीद कर लाते हो आपको पेमेंट करना पड़ता है, वो क्या हो जाता है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट हो जाता है। मान लो आपने क्या किया, लेबर को 1 महीने के लिए काम पे रख लिया, मशीनरी ले आए, उस पर खर्चा कर दिया। मान लो आप कुछ रेंट का पेमेंट कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल भर रहे हो, चाहे आपके बिल्स पेंडिंग पड़े हुए हैं, ये मत समझना कि पेंडिंग है तो वो इंक्लूड नहीं होगा, नहीं, पेंडिंग भी इंक्लूड होगा। जिस चीज का पेमेंट आप दोगे बिजनेस में से, वो सारी की सारी चीजें क्या आ जाएंगी, एक्सप्लिसिट कॉस्ट आ जाएंगी। एंड जब हम अकाउंटिंग प्रॉफिट की बात करेंगे तो सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट की ही बात होगी। लेकिन जब हम इकोनॉमिक प्रॉफिट की बात करेंगे तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट तो काउंट होगा ही होगा, साथ में इम्प्लिसिट कॉस्ट भी इंक्लूड होगा। इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होता है, इम्प्लिसिट कॉस्ट इज जिन चीजों का अभी बिजनेस खर्चा पे ऑफ नहीं कर रहा, जो समझ लो मेरा पंपकिन फार्म था, हाँ या ना, अब मैंने जो लैंड था वो मेरे नाम पर ही था, जब मैंने बिजनेस शुरू किया तो मैंने उसी लैंड पर काम करना शुरू कर लिया। अब मैंने बिजनेस के अंदर एक इनपुट लैंड क्या किया, सप्लाई किया, लेकिन मैं इसके बदले में बिजनेस से कोई भी रेंट चार्ज नहीं कर रही। मैं कह रही हूँ यार अपना ही बिजनेस है, रेंट क्यों देना है, रेंट का खर्चा क्यों अलग से निकालना है। लेकिन अकाउंट्स में ठीक है, आपकी बात बिल्कुल जेन्युइन है, अगर आपने खर्चा किया नहीं तो आप लिखोगे भी नहीं, ओके, एक्सप्लिसिट कॉस्ट में नहीं आएगा। लेकिन इकोनॉमिक्स टर्म में जब आप बात करोगे ना, तो आपको समझाया जाएगा कि जब आपको बिजनेस के खर्चे कैलकुलेट करने ना, तो जितने भी इनपुट्स आए हैं बिजनेस में, चाहे आप खर्चा पे कर रहे हो चाहे नहीं पे कर रहे हो, लिखो सारा कुछ। चाहे आपने जमीन का रेंट दिया चाहे नहीं दिया, ओनर ने खुद सप्लाई कर दिया इसलिए रेंट नहीं देना पड़ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, मत दो, लेकिन उसको लिखो जरूर, क्योंकि बिजनेस में लैंड भी सप्लाई किया गया है। तो जब आप हर खर्चे को लिख लेते हो, चाहे आपने खर्चा क्या किया है, इस तरीके का खर्चा है जो आपने मार्केट से चीजों को उठा के लाया है, या फिर इस तरीके का खर्चा है जो ओनर ने चीजें खुद ही बिजनेस के अंदर क्या कर दी, इनपुट खुद ही बिजनेस के अंदर सप्लाई कर दिया, पैसा नहीं मांगा। दोनों टाइप के खर्चों को जब आप इंक्लूड करते हो, तब आपके पास जो प्रॉफिट आता है, वो कॉस्ट, टोटल कॉस्ट माइनस करने के बाद जो आपके पास प्रॉफिट आता है, उसे हम बोलते हैं इकोनॉमिक प्रॉफिट। यहां पर जो आपके बही खाते में खर्चे लिखे गए, उसको टोटल रेवेन्यू में से माइनस करके अगर कुछ भी प्रॉफिट आ गया, उसको हम क्या बोल देंगे, अकाउंटिंग प्रॉफिट। सो सिंपल, हाँ या ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ग्रॉस वर्सेस नेट प्रॉफिट्स। देखो शब्दों का मतलब समझ लो, ग्रॉस में जब भी हम बात करेंगे टोटालिटी में बात करेंगे,
यानी कि अगर कोई भी डिडक्शंस बाकी है, एंड तक बिल्कुल फाइनल प्रोडक्ट तक पहुंचने के लिए अगर कोई भी डिडक्शन करना है तो ग्रॉस में अभी वो करना बाकी होगा। ग्रॉस में सारे के सारे डिडक्शंस नहीं किए जाएंगे। लेकिन जब हम नेट की बात करेंगे, नेट में टोटल जितने भी पॉसिबल डिडक्शंस है वो सारे के सारे डिडक्शंस कर दिए जाएंगे। जितना भी हम अमाउंट घटा सकते हैं वो घटा दिया जाएगा। तो अगर हम कॉन्टेक्स्ट में समझे प्रॉफिट के, तो जब हम ग्रॉस प्रॉफिट की बात करेंगे तब हम रेवेन्यू में से सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को बाहर निकालेंगे कि यार एक्चुअली जो आपने फिक्स्ड पे खर्चा कर रखा है उससे, वो तो 10 साल का खर्चा है ना, उससे आज क्यों डिमोटिवेट होना है कि यार मेरे तो बिजनेस में प्रॉफिट ही नहीं आ रहा, प्रॉफिट ही नहीं आ रहा। तो सिर्फ क्या करो, वेरिएबल कॉस्ट को उठा लो, फिक्स्ड कॉस्ट को रहने दो। ग्रॉस ऐसे बोल रहा है, यानी कि ग्रॉस ने क्या किया, अभी भी ग्रॉस में अमाउंट कुछ ना कुछ पड़ी हुई है जो डिडक्ट हो सकती है। अभी भी कोई ना कोई खर्चा ऐसा है जो डिडक्ट हो सकता है। कौन सा खर्चा है? जो हमने फिक्स्ड फैक्टर्स पे किया। अगर आप उस खर्चे को भी माइनस कर देते हो, वेरिएबल के साथ फिक्स्ड को भी माइनस कर देते हो, तो आपने जितने भी खर्चे पॉसिबल है सारे के सारे माइनस कर दिए, तो जो आपके पास बच जाता है वो क्या है? नेट प्रॉफिट है। एज सिंपल एज दैट। नेट में क्या होगा, जितनी भी पॉसिबल डिडक्शंस है वो सारी की सारी कर दी जाएंगी, वाइल एज ग्रॉस अभी डिडक्शंस कुछ ना कुछ करनी पेंडिंग होगी। हाँ या ना? इतनी बात सबको समझ में नहीं? अच्छा, बुक में इस चीज का जिक्र नहीं है, पर हम बात करें कि नेट और ग्रॉस ये दो चीजें हमें निकालने की जरूरत क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है कि ग्रॉस प्रॉफिट क्यों निकालना है, नेट प्रॉफिट क्यों निकालना है। देखो अभी समझो कि जो ग्रॉस प्रॉफिट है ये आपको क्या बताएगा, टोटल रेवेन्यू में से वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि आप कहीं ना कहीं डीमोटिवेट नहीं होगे। फिक्स्ड कॉस्ट के लिए जो 10 साल पे खर्चा हुआ है उसको उठाकर ये नहीं सोचोगे कि मेरा बिजनेस तो लॉस में चल रहा है। हाँ समझ लो, रेवेन्यू हुआ 10,000 का, टोटल वेरिएबल कॉस्ट बनी 8,000। हाँ या ना? तो आपको पता चल गया कि एक्चुअली में ये आपका क्या आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है। इसे क्या नाम दोगे? ग्रॉस प्रॉफिट। लेकिन जो नेट रेवेन्यू है वो आपको क्या बोलेगा कि यार एक बार क्या करो, सारा खर्चा उठा के चेक तो करो कि आपकी पोजीशन कैसी है। गलत फहमी में भी मत रहो ना, फिक्स्ड कॉस्ट पे भी खर्चा तो हो रहा है ना, गलत फहमी में भी नहीं रहना है, पर बिजनेस में हमें एक्चुअल पोजीशन भी तो पता करना पड़ेगा ना। देखो, डीमोटिवेट भी नहीं होना है इसलिए ग्रॉस प्रॉफिट निकाल रहे हैं, लेकिन हमें एक्चुअल पोजीशन का भी पता रखना है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, नेट प्रॉफिट निकाल रहे हैं, जो कि हमें क्या बताएगा, अच्छा रेवेन्यू इतना है, टोटल कॉस्ट मान लेते हैं मेरी इतनी है, अच्छा मतलब अभी बिजनेस मेरा प्रॉफिट में नहीं आया है। किसको बात समझ में आ गई? हाँ या ना? चलो नेक्स्ट हमारे पास फाइनल टाइप के आ जाते हैं। हम डिवाइड करते हैं बिजनेस को एबनॉर्मल, नॉर्मल एंड सबनॉर्मल। एबनॉर्मल, नॉर्मल एंड सबनॉर्मल प्रॉफिट में समझते हैं। एबनॉर्मल का मतलब जब हमारा टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट से ज्यादा हो जाए। मान लो आपने कमा लिया 10 लाख रुपए, खर्चे आपके सिर्फ 5 लाख के, तो बिजनेस बोलेगा अरे वाह भाई इतना प्रॉफिट, इतना ज्यादा प्रॉफिट। इस सिचुएशन को बोलेंगे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। प्रॉफिट ही प्रॉफिट आ रहा है। अगर आपका बिजनेस में जो उतना भी रेवेन्यू हो रहा है और कॉस्ट हो रहा है वो बराबर बैठ जाए, 10,000 का क्या हुआ, रेवेन्यू जनरेट हुआ है, खर्चा भी कितने का है, 10,000 का हुआ, तो आप बोलोगे कि मैं मेरे बिजनेस में नॉर्मल प्रॉफिट्स जनरेट कर रहा हूं। ये किसी भी बिजनेस के लिए ब्रेक इवन का पॉइंट होता है कि ना तो अभी जेब में कुछ आ रहा है ना जेब से कुछ जा रहा है। अगर आपका टोटल रेवेन्यू कम हो, टोटल खर्चा ज्यादा हो जाए, मान लेते हैं 10,000 आपका टोटल रेवेन्यू है एंड टोटल खर्चा आपका हो रहा है 20,000 का, यानी कि खर्चा ज्यादा कर रहे हो, पैसे जा ज्यादा रहा है आ कम रहा है। हाँ या ना? ये कौन सा सिचुएशन हो जाएगा, जब आप बिजनेस में लॉस जनरेट कर रहे हो। लॉस मेकिंग सिचुएशन को हम क्या नाम दे देंगे, सब नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल बहुत ज्यादा, नॉर्मल ओके बैलेंस हो गई हैं चीजें, सब नॉर्मल, नॉर्मल से कम लॉसेस का सिचुएशन जनरेट हो जाता है। हाँ या ना? तो आज के लेक्चर को एक्सटेंड ना करते हुए अपन क्या करेंगे, अपन अगले लेक्चर में बात करेंगे प्रोड्यूसर के इक्विलिब्रियम को और समझेंगे कि किस तरीके से एक प्रोड्यूसर अपने इक्विलिब्रियम को अप्रोच करता है। ये कुछ बेसिक प्रॉफिट
टर्म्स थी जो हमें समझना जरूरी था चैप्टर में अंडरस्टैंडिंग के लिए। होपफुली ये क्लियर हुआ होगा। इसके रिलेटेड कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेरीज है, ड्रॉप इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नई वीडियोस के साथ जल्द ही, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।